हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मैला आंचल उपन्यास के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। मैला आंचल उपन्यास को इससे पहले कि आलोचक इसकी आंचलिक उपन्यास के रूप में व्याख्या या विश्लेषण करते, स्वयं लेखक ने ही आंचलिक उपन्यास कहकर प्रस्तुत किया है। उपन्यास के प्रथम संस्करण की संक्षिप्त भूमिका में रेणु ने पहला ही वाक्य लिखा है, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। वास्तव में लेखक के ये शब्द हिंदी उपन्यास के विकास में निर्णायक दिशा देने वाले सिद्ध हुए, क्योंकि 1954 से पहले भी हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की रचना हो रही थी, लेकिन किसी आलोचक या उन उपन्यासों के लेखकों ने अपनी औपन्यासिक रचना को आंचलिक नहीं कहा। यह रेणु का सृजनात्मक प्रतिमान का सचेत प्रयास ही है कि उन्होंने स्वयं ही इसे आंचलिक उपन्यास कहा। इस अर्थ में रेणु ने एक सर्जक के साथ साथ एक आलोचक व विश्लेषक की भूमिका भी स्वयं ही निभाई। अगली पंक्ति। रेणु ने धरती को पूरी तरह परखा और पहचाना था तथा समस्त सुधार संभावनाओं से प्रेरित होकर उसे प्रस्तुत किया था। उनके उपन्यासों के अधिकांश पात्र ग्रामीण जीवन की सीमाओं और संकीर्णताओं से ग्रस्त बौने पात्र हैं, तो तमाम पात्र ऐसे भी हैं जो इन विडंबनाओं के खिलाफ जमकर संघर्ष भी करते हैं। इनके बहाने उन्होंने ग्रामीण व्यक्तित्व की खोज की है और उस व्यवस्था का दिग्दर्शन भी कराया है जिसमें अर्थ संकट, अशिक्षा, जातिवाद, संप्रदायवाद, नजराना, रिश्वतखोरी, ठग विद्या आदि ने जड़ें जमा ली है। ये ग्रामवासी 7 महीने बथुआ पाट के साग से पेट भरते हैं, सतुआ खमार खाकर जीते हैं, लेकिन पातकी गान और कीर्तन द्वारा गाँव को अनुगुंजित किए रहते हैं। ये संक्रांति चेतना की देन है। वे भौतिक विज्ञान पर आधारित आधुनिकीकरण को कभी संशय की दृष्टि में देखते हैं तो कभी विस्मय मुग्ध होकर उससे विद्रोह भी करते हैं। उन्हें संदेह होता है कि मलेरिया सेंटर में जहर के टीके लगाए जा रहे हैं, पर धीरे धीरे उनका संस्कार भी होता जा रहा है। लेखक उनके प्रति पूर्ण आशावान है और मैला आंचल के नायक डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से कहता है, आंसू से भीगी धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। बिहार के एक छोटे से भूखंड की हथेली पर उन्होंने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया। यह रेखा किसान की किस्मत और इतिहास के हस्तक्षेप के बीच गुथी हुई थी, जहां गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, सोशलिस्ट पार्टी के आदर्श, किसान सभाओं की मीटिंगें अलग अलग धागों से रेणु का संसार बुनती है। अगली पंक्ति। मैला आंचल में जाति के आधार पर पृथक पृथक दल बन गए हैं। गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। अन्य जाति के लोग भी सुविधा अनुसार इन्हीं 3 दलों में बटे हुए हैं। ग्रामीण लोगों को जाति की संकीर्ण भावना के ऊपर उठकर कुछ सोचने का अवकाश नहीं है। ब्राह्मण टोली के लोग बालदेव जी से पूछते हैं, डॉक्टर बाबू का नौकर तो दुसाद है, और डॉक्टर बाबू कौन जात है? दुसाद का बनाया हुआ खाते हैं। डॉक्टर प्रशांत को अपनी जाति का पता नहीं है, किंतु ग्राम समाज में जाति बहुत बड़ी चीज़ है। नाम पूछने के बाद ही लोग पूछते हैं जाति। जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जाति के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ तो हर आदमी जाति पूछता है। अगली पंक्ति। भारतीय ग्राम्य जीवन में विवाह का सामाजिक ही नहीं धार्मिक महत्व भी है तथा इसे एक संस्कार की संज्ञा भी दी गई है, लेकिन समय के साथ समाज में वैवाहिक संबंधों का स्वरूप विकृत होता गया है। आज स्थिति यह है कि विवाह संबंध धर्म और नैतिकता के सारे बंधन नारी के ऊपर लगा दिए गए हैं और पुरुष वर्ग इन सब बंधनों से मुक्त स्वेच्छाचार के लिए स्वतंत्र हैं। इन सभी बंधनों में काका इस बार इज्जत बचा लीजिए। क्या आप यही चाहते हैं कि नाई, धोबी और चमार के सामने हम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ावें? कल से ही राम कृपाल काका के गुहाल में गाय मरी पड़ी है,
चमार लोगों ने उठाने से साफ इनकार कर दिया है। राजपूत लोगों के टोले को देखिए, दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। नाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। निम्न वर्ग विद्रोह पर उतारू है। इसलिए कहा गया है कि मैला आंचल में एक ओर किसान है तो दूसरी ओर सामंती मनोवृत्तियों के सांचे में ढला हुआ खेतीहार जमींदार। सांप्रदायिक संघर्षों का मूल कारण धर्म है। संकुचित धार्मिक भावना को लेकर विश्व में बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं। अगली पंक्ति। सोशलिस्ट पार्टी के ऑफिस सेक्रेटरी राम निहोर दास पुरानी रसीद पर चुपचाप चंदा वसूलते हैं। उनका भेद तब खुलता है जब सिखन बढ़ई पार्टी इंचार्ज को रिपोर्ट करता हुआ कहता है कि 52 रुपये का है पलंग। बाबू साहेब पलंग बनवा कर ले गए राम निहोर बाबा। 1 महीना दौड़ने के बाद दाम के नाम पर डिब्लू कट रसीद काट दीहीन है। रसीद लेकर हम क्या करें। अगली पंक्ति। मैला आंचल के तहसीलदार हरगोरी सिंह का अपनी खास मौसेरी बहन से संबंध है। महंत सेवादास लक्ष्मीदासी से फंसा हुआ है। सभी साधु संत यौन पीड़ा से कुंठित हैं। तभी तो लक्ष्मी कहती है, गर्दनियाँ देकर निकाल दो इसको। यह साधु नहीं, राक्षस है। इसके सिर पर माया सवार है। इससे पूछो कि आज सवेरे जब मैं स्नान कर रही थी, बांस की टट्टी में छेद करके क्या देखता था शैतान। रेणु ने अपने उपन्यासों में तमाम अनैतिकताओं का पर्दाफाश किया है जो समकालीन जीवन बोध में नैतिकता समझी जाने लगी है। अगली पंक्ति। जमींदारी प्रथा का वैधानिक रूप से उन्मूलन होने पर भी ऐसे जमींदारों का चित्रण रेणु के उपन्यासों में है जो किसान बनकर निरंतर शोषण करते हैं। आज़ादी से पहले आर्थिक शोषण के संदर्भ में जमींदार मिथ और प्रतीक बन चले थे। रेणु ने ग्रामीण जीवन में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त आर्थिक सामाजिक शोषण को बेपर्दा करते हुए उसके प्रति अपना रोष व्यक्त किया है। सैकड़ों बीघा ज़मीन वाले किसान के पास पैसे हैं। पैसे से गरीब को खरीद कर गरीबों के गले पर गरीबों के जरिए ही छुरी चलाते हैं। अगली पंक्ति। मैला आंचल का प्रशांत ग्रामीणों की दयनीय दशा का विचार करते हुए पाता है कि मौजूदा व्यवस्था दरार पड़ी दीवार की तरह है और उसका गिर जाना ही श्रेयस्कर है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का यह सोचना सही है कि असल सुराज उसी दिन होगा जिस दिन धनी जमींदार, सेठ और मिल मालिक को लोग राह चलते कोढ़ी और पागल समझने लगेंगे। अगली पंक्ति। ग्राम्य जीवन की जांच परख के दौरान रेणु ने ग्रामांचल में नारी के शोषण और उत्पीड़न को वहां के समकालीन जीवन का कटु यथार्थ माना है। शोषण के तमाम चौराहों से गुजरते हुए नारी अबला, सतीत्व एवं देवित्व के संज्ञान से विश्वास उठता गया है, जिसके फलस्वरूप रूढ़ियों की श्रृंखला को तोड़कर वह पुरुष की समकक्षता प्राप्त करने लगी है। यूं भी समाज की सारी संस्थाएं, संबंध और संदर्भ बदल रहे हैं। जहां नहीं बदले हैं वे टूट गए हैं या उनसे बंधे व्यक्तियों का उन्होंने तोड़ दिया है। पत्नी परंपरा है, संस्था है। यदि वह अपने अधिकारों, आदर्शों या मर्यादाओं के नाम पर बदलने या लचीले होने से इनकार कर देगी तो समाप्त हो जाएगी। अगली पंक्ति। सामाजिक मर्यादाओं एवं जाति पाति के बंधनों के प्रति शिथिलता दर्शाते हुए मैला आंचल में नीलोत्पल के रूप में नव्य मानवता को विकसित होते देखा गया है। नए विश्वासों, संकल्पों एवं आशाओं से प्रेरित होकर ममता गांधीवादी विचारधारा को महाप्रकाश की संज्ञा देती है, जिसकी रोशनी में दुनिया निर्भय हजारों वर्षों का सफ़र तय कर सकती है। डॉक्टर प्रशांत का दृढ़ संकल्प है, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे। अगली पंक्ति। मनुष्य और उसके बनाए हुए विचार धीरे धीरे बासी पड़ते जाते हैं। पुराने मूल्यों से मुक्त होकर नई मान्यताओं से जीवन में विकास देखते हुए मैला आंचल के नीलोत्पल का कथन है, यहाँ विगत के प्रति पछतावा नहीं है। बीत गया सो बीत गया, वह सब भूलने के लिए ही है। अगली पंक्ति।
मैला आंचल के मेरीगंज गांव में नए और पुराने विचारों की टकराहट है। गांव में शहरी खान पान एवं वेशभूषा का प्रसार आ पहुंचा है। गांव की फुलियां बालों में सुगंधित तेल लगाती है, शहरी तौर तरीके से रहती है। साड़ी पहनने का ढंग, बोलने का, बतियाने का ढंग सब कुछ बदल गया है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली अंगिया के नीचे जैसी छोटी चोली पहनती है, वैसी वह भी पहनती है। कान पे पीतर के फूल है, फूल नहीं फुलिया कहती है। कनपासा आंचल में चाबी का गुच्छा बांधती है, पैर में शीशी का रंग लगाती है। अगली पंक्ति। मैला आंचल के मेरीगंज वासियों के तो मानो नस नस में संगीत व्याप्त है। यहाँ के जीवन का कोई प्रसंग ऐसा नहीं होगा जहाँ ढोल नहीं ढमकता हो, हास्य व्यंग की बौछारें नहीं होती होगी। उत्सव पर्वों के गीतों में जहाँ मस्ती और मौज के गुलाल अबीर के रंग उड़ते हैं, वहीं ऋतु गीतों के यहाँ की नारियों की अंतःवासिनी वेदना को बोल मिलते हैं। अगली पंक्ति। वर्षा में एक विरहनी यौवना के बोलों के फुटती टीस देखिए, चढ़ती जवानी मोरा अंग अंग फरके रे, कब होई गवना हमार रे भजिया। नाच और गान के साथ ही लोक जीवन में अनेक उत्सव और त्योहार भी प्रचलित होते हैं। होली यहाँ का प्रसिद्ध पर्वोत्सव है। यही ऐसा पर्व है जिस दिन मेरीगंज के लोग जाति पाति ऊंच नीच के सारे भेदभाव भुलाकर अबीर और गुलाल के रंगों के साथ एकमेव हो जाते हैं। अगली पंक्ति। भारतीय जीवन में धर्म और संस्कृति का अत्यंत अन्योन्याश्रित संबंध है, लेकिन आज वह पाखंड अथवा अंधविश्वास बनकर रह गया है। उसका सांस्कृतिक रस एकदम निचुड़ गया है। उसके केंद्र भ्रष्टाचार के अड्डे हो गए हैं। मेरीगंज की धार्मिक स्थिति इसी प्रकार विकारग्रस्त है। दिन रात भजन बीजक पाठ करने वाला सतगुरु की टेक के साथ उठने बैठने वाला महंत सेवादास का चेला रामदास एक दिन रात में लक्ष्मी कोठारिन के यहाँ पहुँच जाता है और कहता है, तुम मठ की दासीन हो। महंत के मरने के बाद नए महंत की दासी बनकर तुम्हें रहना होगा। तू मेरी दासीन है। अगली पंक्ति। पूर्णिया को कथानक कहकर रेणु ने पूर्णिया की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की है। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है जिसकी सीमा एक ओर नेपाल तो दूसरी ओर पाकिस्तान व पश्चिम बंगाल से लगती है। पूर्णिया के भौगोलिक नक्शे को और अधिक मूर्त रूप देते हुए रेणु ने भूमिका में ही बताया है कि पूर्णिया की सीमा रेखा संथाल परगना के आदिवासी क्षेत्र व मिथिला के क्षेत्र से भी मिली हुई है। पूर्णिया के विशाल क्षेत्र को उन्होंने अपने कथानक का आधार न बनाकर इस क्षेत्र के केवल एक ही गांव मेरीगंज को केंद्र में रखा है और यह गांव भी पिछड़े गांवों के प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया गया है। अपनी बात को रेणु ने काव्यात्मक रूप में इस प्रकार कहा है, इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी, कीचड़ हैं, चंदन भी, सुंदरता है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। कथा की सारी अच्छाइयाँ बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आज खड़ा हुआ है। अगली पंक्ति। उपन्यास की कथा वस्तु का प्रारंभ गांव में अस्पताल बनाने की घटना से आरंभ होता है। समूचा गांव अनेक गुटों में विभक्त है। पूरा गांव गुआर टोली, राजपूत टोली, तंत्रिमा क्षत्रिय टोली, यदुवंशी क्षत्रिय टोली, कुर्म क्षत्रिय टोली, ब्राह्मण टोली, धानुक टोली, रैदास टोली, दुसार टोली आदि अनेक टोलियों में बटा हुआ है। इनके अपने परंपरागत झगड़े हैं। अस्पताल निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी इनमें पर्याप्त मतभेद है। ब्राह्मण टोली तो अस्पताल के खिलाफ दुष्प्रचार भी करती है। डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंककर देह में जहर देते हैं, हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं। गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। अगली पंक्ति। मैला आंचल मेरीगंज के एक जीवन में व्याप्त वस्तुतः जनजीवन की मैली जिंदगी की बहुरंगी दृश्यावली का एक दर्पण है। इसमें ग्रामीण जीवन की आर्थिक विषमता, इस विषमता के कारण अनैतिक संबंध, कहीं कहीं सामान्य रूप में ऐसे संबंधों की व्यावहारिक परिणति, मठों के अधिपति जिन्हें पूजा और श्रद्धा के भाव से देखा जाता है,
उनकी काम पिपाशा अज्ञान के अंधकार में भटकती हुई गांवों के गतिविधि, संस्कारों के विकास के विविध आयाम, भूत प्रेतों के प्रति लोगों की अवधारणा आदि के सजीव एवं प्रभावपूर्ण चित्रण के द्वारा लेखक ने पूर्णिया जिले के एक गांव के जीवन की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की है। दूसरी ओर लेखक ने डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से भविष्य की संभावनाओं का आशावादी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है और आशा की है कि परिश्रम और साधना से देश की गिरावट को दूर किया जा सकता है। लाखों एकड़ बंध्या धरती, कोसी कलवती मरी हुई मिट्टी शस्य श्यामला हो उठेगी। मकई के खेतों में घास काटती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेगी। अगली पंक्ति। छोटे छोटे अपरिचित अंचलों की यह खोज ही आंचलिकता का मूल कारण बनकर सामने आई। छोटे से अंचल को, जैसा कि मेला आंचल के संदर्भ में रेणु ने कहा, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतीक मानकर यह छोटे से गोले शीशे में पूरा ताजमहल दिखाने वाला आग्रह था। अगली पंक्ति। मेला आंचल की कथा वस्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के 1 वर्ष पहले से लेकर उसके लगभग 1 वर्ष बाद तक की है, जो महज 3 या 4 वर्षों की कथा वस्तु ठहरती है, परंतु इसका मुख्य कथानक स्वतंत्रता प्राप्ति के इर्द गिर्द की घूमता रहता है। इसका कथ्य देश भी बिहार के पूर्णिया जिले के एक अत्यंत पिछड़े गांव मेरीगंज से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अन्य कथा वस्तु भी है जो मेरीगंज के आसपास के इलाके से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार कोई किसान बाजार करने के लिए कस्बे का हाट में जाता है और शाम होने पर गांव लौट आता है, मेरीगंज का एक बड़ा गांव है। 12 बरन के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है, बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। मछलियां और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोशी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। अगली पंक्ति। डॉक्टर प्रशांत अपनी सहपाठी डॉक्टर ममता के पत्र में लिखता है, यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गढ़ियाँ की किस्म किस्म के कमल और कमलिनी से भर जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस ईटर्स नहीं कह सकती। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वास हो तो वास्तव में सीधे हैं। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे, और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगे। इस कथन में गांव के सामूहिक स्वभाव का अंतर्विरोध बड़ी खूबसूरती के साथ व्यक्त किया गया है।